जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल भारतीय एकेडमी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बजट के बारे में। बजट संबंधित बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठा करेंगे। ठीक है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक का सहारा लेकर अपने इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बजट क्या होता है। जो पहला टॉपिक हमारा है बजट क्या होता है। जो दूसरा टॉपिक हमारा है बजट कैसे तैयार किया जाता है, यानी बजट कैसे बनाया जाता है। जो तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा कि भारत की जो सरकार है उनके पास पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, पैसे के स्रोत क्या हैं, कितने परसेंटेज किस विभाग से सरकार के पास पैसे आते हैं। ठीक है, जैसे कि सरकार बहुत सारी पैसे देश को डेवलप बनाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करती है, तो वो पैसा कहाँ से आता है। जो पांचवा हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, सरकार अपनी पैसे इन्वेस्ट कहाँ करती है। उसके बाद जो अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कि सन 2023-24 में सरकार किस मंत्रालय को, जैसे कि हमारे भारत में लगभग 51 मंत्रालय है और उसका 31 मंत्री जो है कमान संभाल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो मंत्रालय हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 51 मंत्रालय है और मंत्री हैं कम, 31 मंत्री। और ये मंत्री ज़्यादा भी हो सकते हैं, 51 मंत्री भी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा चुने जाते हैं या कहें बनाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है गृह मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो अमित शाह जी हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्री जो है वो धर्मेंद्र प्रधान है। तो ऐसे करके लगभग 51 मंत्रालय हैं और वो 51 मंत्रालय का कमान संभाल रहे हैं कितना मंत्री, 31 मंत्री कमान संभाल रहे हैं। तो उन 31 मंत्रियों में हम मुख्य मुख्य मंत्री का बात करेंगे। जैसे रक्षा मंत्री, उनको कितना पैसा मिला है, रेल मंत्री के पास कितना पैसा है, शिक्षा मंत्री के पास कितना पैसा है, कितना पैसा सरकार से दिया गया है उन्हें डेवलप करने के लिए। ठीक है, और समझा 23-24 में कुछ वस्तुओं का सामान घटेगा कुछ बढ़ेगा, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं जिनका सामान घटने की संभावना और बढ़ने की संभावना है। ठीक है, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को अगर थोड़ा वॉच करिए, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। ठीक है, जब हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो वॉच करिए, देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर एक वीडियो में लगभग हफ्ते भर का मेहनत होता है वीडियो बनाने में। हफ्ते भर वीडियो बनाने में लगभग 1-2 दिन एडिटिंग करने में बहुत समय लगता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ सेकेंड है और इस वीडियो को वॉच करते हैं, एक लाइक कर देते हैं और एक प्यारा सा कमेंट कर देते हैं, अगर और ज़्यादा एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो शेयर कर सकते हैं, तो वो मेरी हफ्ते भर की मेहनत कुछ सेकेंडों में निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो टॉपिक है हमारा बजट। बजट क्या होता है। देखिए, बहुत से सिंपल भाषा में हम आपको समझाने के प्रयास करेंगे कि बजट क्या होता है। बजट का मतलब ये होता है कि जो सरकार है, किसी भी देश की सरकार है, बजट हर देश में पेश होता है। ठीक है, हर देश में बजट बनाया जाता है। थोड़ा सा अगर इसको हम इतिहास के बारे में बात करें तो बजट जो है 1860 से बजट जब हमारे देश में ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजों का शासन था भारत में, तभी से बजट पेश होते आ रहा है हमें से। ठीक है, अब उसका समय अलग अलग हो रहा है। जैसे कि जो अब हमारा बजट पेश होता है वो हर साल के दूसरे महीने में, फरवरी में, 1 फरवरी का हमारी जो वित्त मंत्री है उनके द्वारा बजट पेश होता है। ठीक है, तो बजट का सिलसिला लगभग 150 साल से ज्यादा पहले से चला आ रहा है हमारे देश में। तो ये बजट बहुत नया नहीं है, ये पुराना है। अब देखिए बजट में होता क्या है। बजट में ये चीजें बताई जाती है कि आने वाली आगामी वर्षों में, आगामी मतलब कि जो आने वाला अगला साल है, उसमें सरकार किस किस विभाग से कितना पैसा कमाएगी, किस किस विभाग से सरकार का टारगेट है कितना पैसा कमाने का। जैसे अलग अलग विभाग है, रेलवे मंत्रालय हो गया, उससे रेल मंत्रालय हो गया, तो रेल मंत्रालय से कितना पैसा कमाएगी। इनकम टैक्स हो गया, उससे पैसा कितना कमाएगी। जीएसटी हो गया, उससे पैसा कितना कमाएगी। सरकार किसी देश से ऋण ले रही है, कर्जा ले रही है, तो किस देश से कितना कर्जा लेगी, या वर्ल्ड बैंक से कितना कर्जा लेगी। ठीक है, और ऐसा भी है कि कोई चीज है कि कोई गवर्नमेंट चीज है, अब सरकार को लग रहा है कि भैया ये चीज में हमें घटा जा रहा है, तो वो चीज सरकार क्या करेगी, बेच देगी। किसी जो उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े कंपनियां चलाते हैं, उनको बेच देगी। तो बेचने के बाद वो जो पैसा आएगा उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी। इन्वेस्ट करेगी कि नहीं, तो सरकार के पास जितने पैसे आते हैं अलग अलग विभाग से, और उसे हमारे देश को डेवलप बनाने के लिए वो पैसा कहाँ कहाँ हमारी सरकार खर्च करती है, इन दोनों का विवरण ही बजट कहलाता है। आपको समझ में आ गया। जैसे कि एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो फैमिली है वो बहुत बड़ा फैमिली है, लगभग उसमें 10 लोग हैं। ठीक है, और उसमें बहुत सारे लोग हैं, कोई उसमें सरकारी जॉब कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। ठीक है,
कोई छोटा मोटा जैसे कि मजदूरी वगैरह कर रहा है, और उसमें एक उस मेंबर के एक है मालिक, ठीक है, बात कर लेते और हैं। सारे लोग पैसे कमा कमा कर उन्हीं मालिक को देते हैं, और वो मालिक एक बताया है कि आप भैया इतने आप नौकरी कर रहे हैं तो आप इतने पैसे देंगे, आप ज़्यादा देंगे, आप मजदूरी कर रहे हैं तो आप कम पैसे देंगे, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप ज़्यादा पैसे देंगे। सब पर वो जो मालिक है घर का पैसा लगा दिया कि आपको इतना इतना पैसा देना है, और सब व्यक्ति उतना पैसा पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो मेंबर है घर का, वो क्या करेगा, उस फैमिली को डेवलप करने के लिए सारी पैसा क्या करेगा, खर्च करेगा। जैसे किसी का शादी ब्याह हो गया, या कहीं घर वगैरह लेना हो गया, या उसी में किसी का बिजनेस बढ़ाना हो गया, ठीक है, तो वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। इसे हम कहते हैं बजट। आपको समझ में आ गया बजट का है कि सरकार कहां कहां से पैसे इकट्ठा करेगी, और हमारे देश में वो उन पैसों को कहां कहां खर्च करेगी, कहां कहां से पैसा इकट्ठा करेगी, और पैसों को कहां कहां बांटेगी, कहां कहां खर्च करेगी। इन्हीं की जो विवरण होता है, बेकायदे एक लिखा कई कॉपी होता है, उसी को हम बजट कहते हैं। आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये जो बजट का कॉपी है यहाँ पर लिखा है सन 2023-24, जो निर्मला सीतारमन है, जो हमारी की वित्त मंत्री है, उन जो बजट में स्पीच दी है लोकसभा में, ये वो जो स्पीच दी है वो तो इंग्लिश में दी है, लेकिन उनका हिंदी ट्रांसलेट करके पीडीएफ बनाया गया है। जैसे उन्होंने पहले क्या बोला था, इसमें लिखा है 1 फरवरी 2023 को क्या बोला था कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करती हूँ। यह अमृतकाल का पहला बजट है। देखिए ये बहुत लंबा प्रोसेस है, मतलब बजट बनाने का, और इसमें जितनी भी उन्होंने स्पीच दी है ये हम सारे नहीं बता सकते, क्योंकि अगर सारे बताने चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, और हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर नहीं रहे हैं कि तुम उतना लंबा तक उतना डीप में जाके बताएं। लेकिन हाँ, इतना तो बताएंगे कि आप कहीं भी अगर बजट की बात हो रही हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। सरकार की जो गतिविधियां हैं, जो सरकार अपनी पैसा इन्वेस्ट कर रही है, कहाँ कितनी इन्वेस्ट करना चाहिए, किस मंत्रालय को पैसा ज़्यादा देना चाहिए, किस मंत्रालय को पैसा कम देना चाहिए, इन सारे विषयों के बारे में आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। तो पहला आपको समझ में आया कि बजट क्या है, यानी सरकार कहाँ कहाँ से पैसे लेकर आएगी हमारे देश में, ठीक है, अपने पास लेकर आएगी और कहाँ कहाँ खर्च करेगी। दो बातों को और आप समझिए कि बजट एक होता है राजस्व। राजस्व का मतलब ये होता है सरकार पैसे जहाँ जहाँ से लेकर आती है, जिस जिस विभाग से लेकर आती है उसे राजस्व करते हैं। उसके बाद जो पैसा सरकार खर्च करती है देश को डेवलप बनाने के लिए, उसे व्यय कहते हैं। जैसे केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, जैसे कि उज्ज्वल योजना हो गया, जो गैस वाला हो गया, राशन जो अनाज है वो वितरण किया जा रहा है, बहुत सारे लगभग 2 साल से फ्री में अनाज दिया जा रहा है, ठीक है, गैस कनेक्शन, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। जैसे कि कोविड फ्री में हम लोग का वैक्सीन लग रहा था, तो ये केंद्र सरकार द्वारा है। तो ये सरकार जो योजनाएं चलाती है तो पैसा सरकार का इन्वेस्ट होता है। तो ये सारे पैसे कहाँ से आते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि बजट क्या है, ठीक है। दूसरा टॉपिक हम क्लियर करना चाहेंगे कि बजट कैसे बना जाता है। तो देखिए, जो बजट बनाने की प्रक्रिया है, अक्टूबर या नवंबर ले ही ये बजट बनाने का जो सिलसिला है वो चालू हो जाता है। अगर हम बात करें कि बजट बनाना ये क्या हमारे संविधान में लिखा गया है गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसके लिए सॉरी। और ये चश्मा मैंने इसलिए लगाया ताकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग मैंने बढ़ाया है, इसकी वजह से मैंने ये लाइट के लिए चश्मे का यूज किया है, और दिखता है हमें प्रॉपर अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो बजट का बात है हमारे संविधान में कहा गया है, जब आप भारतीय संविधान का आर्टिकल 112 पढ़ेंगे, 112 से 117 तक, ठीक, इन दोनों के भी जितने भी आर्टिकल हैं ये बजट के बारे में ही कहीं न कहीं बात करते हैं, भारत की जितनी भी जो धन है उनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 112 है उसमें बजट शब्द नहीं दिया गया है, उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 112 है उसी के अनुसार देखिए, जो बजट पेश करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है, कि राष्ट्रपति भैया क्या करेंगे, बजट बनाएंगे, बजट संसद के सामने पेश करेंगे, ठीक है। लेकिन तो राष्ट्रपति को एक अधिकार है, आर्टिकल 77(3) के अनुसार वो वित्त मंत्री द्वारा पेश करवाते हैं, बजट बनवाते हैं, और वित्त मंत्री द्वारा वो संसद में क्या करते हैं, पेश करवाते हैं लोकसभा में। बात कर लेते हैं। तो मूल रूप से अधिकार किसका है, बजट पेश करने का राष्ट्रपति है, लेकिन करवाते हैं किससे, वित्त मंत्री से, जो कि इस समय हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन लगभग पांचवा बार इस बार वो बजट पेश कर रही है। तो बजट बनाने की जो प्रक्रिया है वो साल के लास्ट से
अक्टूबर नवंबर से चालू हो जाता है। उसमें जो वित्त मंत्री हैं और भी जितने मंत्रालय हैं हमारे देश में, लगभग 51 मंत्रालय हैं, और उसके 31 जो मंत्री हैं उन मंत्रियों से संपर्क करने लगती है और पूछती है कि आप इस साल अपना जो मंत्रालय उसमें क्या डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि नीतीश गडकरी जी हमारे जो परिवहन मंत्रालय हैं, बहुत ही अच्छे मंत्री हैं, तो उनसे पूछेंगे कि आप रोड का विकास कर रहे हैं, ठीक है, निरंतर रोड का विकास हमारे देश में हो रहा है, तो इस साल आपको कितनी पैसा चाहिए। तो अपना डिमांड रखेंगे सरकार के पास, वित्त मंत्री के पास, कि हमको इतना पैसा चाहिए, हमें इतना पैसा की जरूरत है, हम इतना हाईवे बना रहे हैं, इतना रनवे बना रहे हैं, इतना रोड बना रहे हैं, इतना टोल प्लाजा बना रहे हैं। तो वो अपने डिमांड रखेंगे वित्त मंत्री के पास, और उनसे वित्त मंत्री पूछेंगे कि अगले साल आपने कितना पैसा लिया था, या उन्हें खुद पता होगा कि अगले साल हमें इन्हें कितना पैसा दिया है। और ऐसे जैसे कि गृह मंत्री हो गए हमारे अमित शाह जी, उनसे भी बात होगा, वार्तालाप होगा कि आपको कितनी पैसे की जरूरत है। आप जैसे कि गृह मंत्री क्या है, गृह मतलब कि क्या, हमारे जो देश के अंदर की कानून व्यवस्था है उसको संभालना, तो उसके लिए गृह मंत्री से बात करेंगे, उनको कितना पैसा चाहिए इसके बारे में वो चर्चा करेंगे। ये बहुत पहले से ही प्रक्रिया चालू हो जाता है, ठीक है। और जो वित्त मंत्रालय में सारे मेंबर इकट्ठा होते हैं, ठीक है, उस चर्चा करने के बाद भी, और वित्त मंत्रालय में जितने भी लोग होते हैं, जैसे कि उनके जो कर्मचारी होते हैं, वो सारे वहाँ पर बैठ के डिस्कस करते हैं, और प्रधानमंत्री हर बात, जैसे कि जो भी निर्णय लेना होता है, मुख्य निर्णय, वो प्रधानमंत्री से पूछ कर ही लिया जाता है, ठीक है। तो सारे बजट उसी जगह बनाया जाता है कि भैया किसको कितना पैसा देना है। और वित्त मंत्री बताएंगे कि इस साल जो आने वाली आगामी वर्ष है, अगला साल है, उसमें हमें जीएसटी से कितना पैसा कमाना है, ठीक है, इनकम टैक्स से पैसा कितना कमाना है, ठीक है, रेलवे से कितना पैसा कमाना है, एड से कितना पैसा कमाना है, ठीक है, कोई चीज़ बेचना है, जैसे सरकारी हो गया उसे प्राइवेट करना है तो उससे कितना पैसा आएगा, किसी देश से हम ऋण कितना लेंगे, ये सारे विवरण वो बैठकर उसी जगह बनाते हैं, ठीक है। 2-3 महीना 4 महीना पहले से ये प्रक्रिया चालू हो जाती है। और बजट बनाने के बाद जब बजट पेश करना होता है, ठीक है, संसद में, तो उसे हम छपाने के लिए भेजते हैं। तो छपाने के भेजने से पहले एक हलवा का रस्म होता है, जिसमें कि सबको हलवा बांटा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में क्या होता है, किसी शुभ काम करने से पहले हम कोई मीठा चीज खाते हैं तो वहाँ हलवा बनता है, जिसे हलवा सेरेमनी भी हम कहते हैं। ये भी परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है, ठीक है। तो ये बजट बनाने की कुछ इतिहास हो गया कि बहुत पहले से ही बजट बनाया जाता है, ठीक है। अब जो अगला हमारा वीडियो, सरकार के पास पैसे कहाँ से आते हैं। अब इस सरकार के पास जो पैसे हैं कहाँ से आते हैं, देखिए हम 2 चीज़ों से हम समझेंगे। पहले तो हम बात करेंगे कि हम 1 रुपया पैसा लेंगे, कितना पैसा लेंगे, 1 रुपया। अब 1 रुपया पैसा लेकर हम उसमें ये निष्कर्ष निकालेंगे कि 1 रुपया में से कितना पैसा सरकार के पास कहाँ से कितना पैसा आता है। जैसे आपको पता होगा कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कितने पैसा कहाँ से सरकार के पास आते हैं। और 1 ही रुपया को अब हम उसमें जो 5वां हमारा टॉपिक रहेगा, सरकार के पास पैसे कहाँ खर्च होते हैं, तो 1 रुपया मानकर हम सरकार के पैसे को, जहाँ सरकार पैसे खर्च करती है उसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसा सरकार के पास आता कहाँ है। तो अगर 1 रुपया में हम बात करें तो जो 34 पैसा है वो सरकार उधार लेती है। 34 पैसा आपको समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी रकम सरकार क्या करती है, दूसरे कंट्री से या जो वर्ल्ड बैंक है वहाँ से उधार लेती है, ठीक है। और जो 17 पैसा है सरकार हमारे देश से जीएसटी से लेती है। देखिए जीएसटी, जो कि आपको पता होगा कि हर एक सामान पर जीएसटी लगता है, हर एक सामान पर जीएसटी लगता है। अब जीएसटी के बारे में एक बात थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जीएसटी को जो है 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है, जैसे कि 5%, 12%, 18%, 28%। इनमें कुछ सामान रख दिया गया है कि भैया कि कौन कौन ऐसे वस्तुएं हैं जिसपे 5% जीएसटी लगेगा, और कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं जिसपे 12% और 18% और 28%। तो कुछ ऐसे सामान है जिसपे 5% जीएसटी लगते हैं, जैसे कि चीनी हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, जो हम तेल खाते हैं, खाने योग्य तेल, उसमें मात्र 5% जीएसटी है। मिल्क पाउडर हो गया, जो धागा आता है कपड़ा सीने वाला, उस पर 5% जीएसटी है। केरोसिन का तेल हो गया, एलपीजी जो घरेलू जो गैस यूज करते हैं उस पर भी 5% जीएसटी है। फाइबर हो गया, 1000 से कम कोई व्यक्ति अगर कपड़ा किन रहा है तो उस पर भी 5% जीएसटी हमको देना होगा। देखिए जीएसटी सब लोग
जीएसटी सब व्यक्ति देते हैं। हम जो भी, जैसे हम लाइट अभी किन कर लाए हैं तो उसका जीएसटी दिए हैं, ठीक है, मोबाइल किन के लिए है तो उसका जीएसटी दिए हैं। तो ये सारी जीएसटी इकट्ठा होती है, सरकार के पास जाती है, और यही पैसा सरकार देश को डेवलप करने के लिए पैसा खर्च करती है। तो हम लोग जितना ज़्यादा जीएसटी पे करेंगे, जितना ज़्यादा इनकम टैक्स पे करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा देश के पास पैसा आएगा। जब उतना ज़्यादा देश के पास पैसा आएगा तो उतना ज़्यादा देश डेवलप करेगा, ठीक है। अगर कोई सामान, अगर हम माने ये कि जो हमारी भारत सरकार है वो हर एक सामान को सस्ता कर दे, सस्ता करने का क्या तरीका है कि जीएसटी एकदम घटा दे, जिस पे जीएसटी है उस पर जीएसटी हटा दे। जैसे सीमेंट पर 28% जीएसटी है, अब सीमेंट पर अगर आप 2% जीएसटी कर देगी तो सीमेंट बहुत ही सस्ता हो जाएगा। जब सीमेंट पर 2% जीएसटी हो जाएगा तो सरकार के पास पैसा ही तो 2% जाएगा, तो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगी, तो नहीं इन्वेस्ट कर पाएगी। उतना पैसा, पर्याप्त मात्रा में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सरकार के पास नहीं आएगा। इसीलिए सरकार क्या कर रही है, जीएसटी जो है हर सामान पर बढ़ा रही है। अगर हर व्यक्ति जीएसटी ज़्यादा देंगे तो सरकार के पास पैसा ज़्यादा जाएगा, सरकार के पास पैसे ज़्यादा आएगा तो इन्वेस्ट ज़्यादा करेगी, हमारा देश क्या करेगा, डेवलप करेगा। कुछ ऐसे सामान है जिसपे 12% जीएसटी लगता है, जैसे कि मक्खन हो गया, घी हो गया, मोबाइल हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गया, श्वास हो गया। कुछ फलों के जूस है जिसपे कितने जीएसटी है, 12% जीएसटी है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, अगर हम बाजार में नारियल किनने जाए तो हम नारियल बहुत सस्ता मिलेगा। जैसे जो नारियल चढ़ाते हैं मंदिर वगैरह में, तो लगभग 15 या 20 रुपये का एक नारियल मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम कच्चा नारियल जिसका पानी पीते हैं, अगर वो नारियल हम लेने जाए तो एक नारियल कम से कम 60 या 70, लगभग हमारे यहाँ तो 80 रुपये का मिलता है, बनारस में 80 रुपये एक नारियल पानी मिलेगा। तो यहाँ पर फर्क देख रहे हैं क्या है, जो सूखा वाला नारियल है उस पर जीएसटी कम है, लेकिन जो हरा वाला नारियल उस पर जीएसटी क्या है, ज़्यादा है। सरकार को भी पता है कि नारियल पानी तो गरीब लोग पियेंगे नहीं, अमीर लोग ही पियेंगे, तो ये काम करते हैं कि जो नारियल पानी पे उस जीएसटी तगड़ा रख देते हैं, तो उस पर जीएसटी ज़्यादा है, इसलिए वो क्या है, ज़्यादा महंगा हो गया है। जो घी है उस पर भी जीएसटी ज़्यादा है, काजू वगैरह पर भी जीएसटी ज़्यादा है, इसलिए वो क्या है, महंगा है। बात कर लेते हैं 18% जीएसटी के ऊपर है। तो जो हम बाल में तेल लगाते हैं उस पर जीएसटी 18% है, साबुन पे है, पास्ता पे है, आइसक्रीम पे है, लोहा स्टील पर है, फाउंटेन पेन पर, इस पर सब पे 18% जीएसटी है। 28% जो जीएसटी लगता है सीमेंट पर लगता है, शैम्पूल पर लगता है, ठीक है, मेकअप के सामान पर लगता है, पटाखों पर लगता है, मोटरसाइकिल पर लगता है, एसी पर, मशीन पर, कुछ ऐसे सामानों पर 28% जीएसटी लगता है, जिसकी वजह से ये सामान बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो आपको समझ में आया कि हमारे देश में जो 17 पैसे है, 1 रुपया में 17 पैसे कहाँ से आते हैं, जीएसटी से सरकार क्या करती है, कलेक्शन करती है। जीएसटी कुछ अन्य भी टैक्स हैं इसमें शामिल हैं। और जो 15% पैसा है हमारे देश में वो कारपोरेट टैक्स से आता है, ठीक है, जिसे हम कि निगम टैक्स कहते हैं। निगम टैक्स क्या होता है, निगम टैक्स एक कंपनी देती है। जैसे कि हमारे देश में कोई भी प्राइवेट कंपनी है या कोई भी जैसे कि दूसरे देश से आकर हमारे देश में कंपनी खोल रहा है, तो उन कंपनियों को टैक्स देना होता है, जिसे हम निगम टैक्स कहते हैं। तो वो भी बहुत अधिक मात्रा में कंपनी टैक्स देती है, ठीक है। तो 15 पैसा लगभग कंपनी टैक्स देती है, ठीक है। और 15 पैसा हमारा टैक्स आता है आयकर टैक्स से। आयकर टैक्स क्या होता है, ये हर एक व्यक्ति के आय पे लगता है। जैसे कोई व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है अपने छोटा मोटा बिजनेस से, या कोई वैसा जॉब कर रहा है, उसे कितना पैसा कमा रहा है, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम आयकर टैक्स कहते हैं, जिसे हम इनकम टैक्स भी कहते हैं। आप सुनेंगे कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहा है और वो पैसा अपना बैंक में नहीं रखेगा, क्योंकि अगर बैंक में रखेगा तभी ऊपर क्या, उस पर इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन वो पैसा बैंक में नहीं रखकर अपने घर में रखा है, अलमारी में भर भर के रखा है। कभी बाय द वे अगर इनकम टैक्स ऑफिसर है, उनको पता चल गया कि ये पैसा रखा है, तो वहाँ पर छापा मारेंगे, ठीक है। तो जो 15 पैसे हैं वो आते हैं कहाँ से, इनकम टैक्स से। और जो 7 पैसे संघ उत्पादन शुल्क से, जो भी भारत में संघ मतलब जो भी वस्तुओं उत्पादन किया जाता है उस संघ उत्पादन शुल्क से लगभग 7 पैसे सरकार के पास आते हैं। 4 पैसे सरकार के पास सीमा शुल्क से आते हैं। सीमा शुल्क का मतलब हो गया कि कोई भी भारतीय कंपनी है अगर विदेश से कोई ऐसा जिसे कच्चा माल या कोई वस्तु लेकर आ रही है इंडिया में, उसे बेच रही है, तो सीमा शुल्क, यानी कि अगर आप हमारे देश से बाहर से कोई वस्तु ला रहे हैं तो उसका सीमा शुल्क देंगे, पैसा देंगे, तो उससे हमारे सरकार के पास 4 पैसे आते हैं 1 रुपया में, ठीक है। और गैर ऋण, जैसे कि सरकार किसी को पैसा दिए, छोटे मोटे देश को पैसा दिए या किसी कंपनी को पैसा दिए, तो वहां से जो ऋण का भुगतान होता है उसको उसके ब्याज देगा ना वो, तो 2 पैसा सरकार के ऋण के पास आते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि सरकार के पास 1 रुपये में पैसा कितने कितने कहाँ से आते हैं। जैसे कि 34 पैसे, एक बार फिर ना आपको हम बता दे रहे हैं कि 34 पैसा सरकार उधार लेती है, ठीक है। 17 पैसा जीएसटी से,
15 पैसा निगम टैक्स से, फिर 15 पैसा आय टैक्स से, 7 पैसा संघ उत्पादन शुल्क से, 4 पैसा सीमा शुल्क से, 2 पैसा गैर ऋण से। तो ये सरकार पैसे यहाँ से इतने इतने पैसे लेती है। अब उसके बाद चर्चा कर लेते हैं सरकार का पैसा इन्वेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ होता है। तो सरकार का सबसे ज्यादा जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो 20 पैसा इन्वेस्ट होता है ब्याज भुगतान में। अब सरकार जहां से भी पैसा उठा रही है, जहां से भी पैसा ले रही है, उसका ब्याज तो देना होगा। तो सरकार 20% अपने जो देश के कमाई का 20% वो ब्याज में ही भर देती है। और 18 पैसा जानते हैं सरकार क्या करती है? दूसरा नंबर पर जो सबसे ज्यादा पैसा है 18 पैसा जो टैक्स ड्यूटी है, जिससे कि राज्यों का हिस्सा उसमें लगता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में कितना जीएसटी टैक्स लग रहा है, कितना आयकर टैक्स लग रहा है, ठीक है, कितना निगम टैक्स लग रहा है। तो इन सारे टैक्सों में वो तो केंद्र के पास पैसा जाएगा ही, लेकिन जो राज्य है, जो राज्य के लोग पैसा दे रहे हैं, वो पैसा कुछ राज्य के पास तो ही आएगा। राज्य में भी तो विवरण होगा वो पैसा। जैसे कि अभी बात करें हम, जो दिल्ली है, दिल्ली में लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपया इनकम टैक्स, जीएसटी टैक्स लगभग वहां के लोग देते हैं, ठीक है। लेकिन जो दिल्ली को डेवलप करने के लिए जो हमारी सरकार ने पैसा दिया वो 325 करोड़। अब देखिए वहां के लोग टैक्स बहुत ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है जो दिल्ली में, वो मात्र 325 करोड़ रुपया ही इन्वेस्ट कर रही है, यानी कि बजट से 325 करोड़ रुपया दे रही है। तो इसी प्रकार से हर एक राज्य के लोग टैक्स देते हैं, आयकर टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, निगम टैक्स देते हैं। तो उनमें उस राज्यों की भी हिस्सेदारी होती है और केंद्र भी हिस्सेदार केंद्र भी रहता है। तो 18 पैसा उसमें केंद्र का जाता है। उसके बाद 17 पैसा सेक्टर शेड्यूल स्कीम में जाता है। जैसे सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, जैसे स्कॉलरशिप वगैरह देना, जो सरकार की योजना है उसमें सरकार 17 पैसा अपना इन्वेस्ट कर देती है। और उसके बाद 9 पैसा केंद्रीय परियोजना में भी जाता है, केंद्र के अनुसार, जैसे कि नहर का निर्माण करना, और बहुत सारे गैस हो गया, ठीक है, शौचालय हो गया, बिजली हो गया, इन सारी की जो केंद्र से परियोजनाएं होती है, जो केंद्र का मतलब पूरे देश में जो लागू होते हैं, उसमें सरकार के 9 पैसे इन्वेस्ट होते हैं। और जो 9 पैसा है सरकार का, वो वित्त आयोग के पास जाता है, जो वित्त आयोग है, ठीक है। और वित्त आयोग क्या करते हैं, 9 पैसों को अलग अलग लोगों को बांटते हैं। और 8 पैसा अन्य राशि, 8 पैसा अन्य राशि मतलब कुछ अन्य खर्चे, जैसे होता है ना, जैसे कि हम लोग को पास पैसा मिलता है घर से या कहीं से, तो कुछ पैसा हम अपना खर्चा करते हैं और कुछ घर से मांग लेते हैं कि ये फालतू खर्चा के लिए दे दीजिए। तो अन्य पैसे में सरकार के पास कितना, 8 पैसे जाता है। और 8 पैसा सबसे बड़ा रकम, ये भी एक कह सकते हैं हम, कि रक्षा मंत्री को जाता है। सबसे ज्यादा पैसे रक्षा मंत्री को दिया जाता है। अगर मंत्रियों में बात करें कि भारत की सबसे ज्यादा मंत्री में किसको पैसा दिया जाता है, तो सबसे ज्यादा रक्षा मंत्रालय में। और जो रक्षा मंत्री है कौन, रामनाथ कोविंद है ना, तो सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं को दिया जाता है। इस बार भी सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं को दिया गया है, ठीक है। और 7 पैसे सब्सिडी, यानी सरकार बहुत सारी चीजों में सरकार लोगों को क्या देती है, छूट देती है। तो 7 पैसा सरकार का सब्सिडी में चला जाता है। और 4 पैसा सरकार पेंशन में बांट देती है। जिससे बहुत सारे लोग जो नौकरी से रिटायर हो गए हैं, उनको सरकार क्या करती है, पेंशन देती है। तो 4 पैसा, यहाँ एक बहुत ज्यादा रकम पेंशन में सरकार का इन्वेस्ट होता है, ठीक है। जो 5वां टॉपिक है उसमें बात कर लेते हैं कि 2023-24 का बजट कितना है। हमारी जो सरकार है 2023-24 में कितना पैसा कमाने की टारगेट रखी है, कि अलग अलग विभाग से हम कितना पैसा कमा सकते हैं। तो हमारी सरकार ने लगभग 45,000 करोड़ रुपया हर एक विभाग से कमाने की टारगेट रखी है, कि लगभग 45,000 करोड़ रुपया हम हर एक विभाग से कमा लेंगे। जैसे इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, निगम टैक्स हो गया, आयकर टैक्स हो गया, सीमा शुल्क हो गया, टोल टैक्स वगैरह हो गया, तो इन सारी चीजों से, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारी जो भारत सरकार है किस मंत्रालय को कितना पैसा दी। जैसा कि आपको पता है हमारे देश में 51 मंत्रालय है, और उसके मंत्री कितना है, 31 मंत्री हैं, जो कि जैसे कि एक मंत्री 2-2, 3-3 कमाल संभाल रहे हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री खुद 4 मंत्रालय का मालिक है, मंत्री हैं। सबसे पहले बात करते हैं रक्षा मंत्रालय के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जैसे कि हमारे जो दुश्मन है, परमाणु संपन्न देश चीन है, पाकिस्तान है, आज थोड़ा मोड़ा मतलब कि इधर उधर झगड़ा लड़ाई होता रहता है। तो इसके लिए हमें जो अपना व्यवस्था है, ठीक है, जो सेना है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। जो आधुनिक हथियारें हैं उन्हें हमें अपने सुरक्षा बलों में शामिल करना होगा। जैसे कि टैंक हो गया, रॉकेट लॉन्चर हो गया, ठीक है, बम हो गया, तोप वगैरह हो गया। नेवी के लिए क्या हो गया, फाइटर जेट हो गया, ठीक है। नए नए सबमरीन का निर्माण करना, पानी में चलने वाली जो अंदर सबमरीन होती है उनका निर्माण करना। तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और सरकार की सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट होता है तो वो जो रक्षा मंत्रालय के
जो सामान है उनको किनने में सबसे ज़्यादा पर, जैसे कि बहुत आप सुने होंगे कि अपाचे हेलीकॉप्टर आया, बहुत सारे जेट आए, ठीक है, फाइटर जेट आए, तो उनमें बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट होता है। तो हमारा जो रक्षा मंत्रालय है उनको लगभग 5.94 लाख करोड़ रुपया हमारे जो वित्त मंत्री है उन्होंने देने के लिए वादा किया, या हम कहें देंगी, ठीक है, कितना 5.54 लाख करोड़ रुपया, जिनमें की जो रक्षा मंत्री है वो अलग अलग विभाग में, जैसे कि एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, ठीक है, आर्मी हो गया, इनमें पैसे को क्या करेंगे, बांटेंगे। जैसे कि 57,000 करोड़ रुपया एयरफोर्स में, 52,000 करोड़ रुपया किसमें, आर्मी में, नेवी में 37,000 करोड़ रुपया, ठीक है। सरकार का सबसे ज्यादा पैसा क्या बम बारूद किनने में होता है। जैसे कि हम बात करें आपको कि इस बार क्या शामिल होने वाले हैं हमारे रक्षा मंत्रालय में, लगभग 27 फाइटर जेट शामिल हो सकते हैं नौसेना के लिए, जो कि फ्रांस या अमेरिका से मंगाए जाएंगे, ठीक है। और 6 नए सबमरीन का निर्माण किया जाएगा, वो सबमरीन इंडिया में ही निर्माण किए जाएंगे और किन्हीं दूसरे देश का सहारा लेकर उस सबमरीन को इंडिया में ही हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इससे हल्के ड्रोन हो गए, तोप हो गए, मिसाइल हो गए, मिसाइल लॉन्चर हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ हथियार हैं जो हम किन कर रखेंगे। सबसे ज़्यादा पैसा हमारी देश जो इन्वेस्ट करती है वो हमारे देश की सुरक्षा के बारे में इन्वेस्ट करती है, बाहरी सुरक्षा के लिए, ठीक है। और ये हर एक देश के लिए इम्पोर्टेंट है कि अपनी सुरक्षा वो स्वयं करे और बहुत ही मजबूती सुरक्षा करे। तो बहुत ज़्यादा पैसा हमारा कहाँ जाता है, हमारे देश की सुरक्षा में हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है। देखिए जो हमारा रक्षा मंत्रालय है उसमें हर साल पैसे बढ़ा कर दिया गया। जैसे कि अगर बात करें सन 2019 में मंत्रालय को दिया गया क्या करने के लिए। रक्षा मंत्रालय का काम क्या होता है कि जितने भी वेपन्स वगैरह किनना और पगार देना, जो भी उनमें वर्कर हैं, जो भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। सन 2023 में जो हमारी गवर्नमेंट है 5,93,000 करोड़ रुपया रक्षा मंत्रालय को दिया है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पैसा किसे मिला है, रक्षा मंत्रालय को मिला है। और जो दूसरा सबसे ज्यादा पैसा मिला है वो सड़क और परिवहन मंत्रालय को मिला है। जैसा कि आपको पता है कि सड़क भी हमारे देश में सड़क बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहा है, बहुत ही रनवे हाईवे वगैरह बहुत तेजी से बन रहे हैं, ठीक है, बहुत तेजी डेवलप कर रहे हैं। हमारे हमारे जो रोड मंत्री हैं नीतीश गडकरी जी, वो बहुत ही अच्छे मंत्री हैं। उन्होंने रोड के मामले में बहुत ज़्यादा काम किया, लगभग 5-7 साल से देखें तो बहुत ज़्यादा रोडों का विकास हुआ। हम लोग की तरफ बहुत सारे जो मिर्जापुर में, जैसे कि हम लोग गए थे एक बार, जहाँ की बहुत ही छोटी रोड थी लेकिन वहाँ इसमें लगभग हाईवे बन गया है, बहुत ही अच्छी रोडों का विकास हुआ है। रक्षा मंत्री जैसा कि आपको पता है रामनाथ कोविंद है, तो जो सड़क और परिवहन मंत्री है वो कौन है, नीतीश गडकरी जी है। और इनको जो पैसा दिया गया है 2.70 लाख करोड़ रुपया दिया गया है, यानी क्या करने के लिए, रोडों को विकास करने के, रोडों को बनाने के लिए। सरकार हर साल रोड भी बढ़ाने के लिए पैसा क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा दे रही है। तो इस साल भी रोडों का निर्माण बहुत ही तेजी से होगा और बहुत ही अच्छा रोड बनेंगे, ठीक है। और जो ट्रैफिक रहेगी, ट्रैफिक बहुत ही कम लगेगी। और रोड से निर्माण से क्या होगा कि यातायात, देखिए फायदा हर जगह से होता है। अगर रोड अच्छे बनेंगे तो जैसे कि कोई सामान हमारे यहाँ पहुँच रहा है 1 घंटा में, ठीक है, रोड अगर अच्छा बन गया तो वो सामान वहां पर जाम नहीं लगा रहा है, वो 1 घंटा की वजह से वो सामान हमारे घर में 30 मिनट में पहुंच रहा है। तो वो उस गाड़ी का भाड़ा कम होगा, उस गाड़ी का भाड़ा कम होगा तो कहीं ना कहीं वो सामान जो है उनका भी प्राइस थोड़ा थोड़ा डाउन होगा, तो हमें भी कम मिलेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको बताएं हम, मान लीजिए पेट्रोल का दाम महंगा हो गया, तो पेट्रोल का दाम महंगा हो गया तो सिर्फ पेट्रोल का दाम ही महंगा नहीं होगा। अब पेट्रोल से जितनी भी वाहनें चल रही हैं, जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं, वो क्या कर रही है, उन गाड़ियों से माल आ रहा है, तो वो गाड़ियां किराया ज्यादा लेगी। क्यों ज्यादा लेंगी, क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ गया। अब भाई पेट्रोल का दाम थोड़ा सा बढ़ेगा तो किराया ज्यादा बढ़ा कर लेंगी, ठीक है। तो वो जब किराया ज्यादा बढ़ा कर लेंगे तो जो दुकानदार है वो क्या करेगा, बेचने के लिए क्या करेगा, वो प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ाएगा। तो कहीं कि उन्हें, हम जो भी लोग हैं, जो भी भारत के लोग हैं, उन पे असर पड़ेगा उनका। तो एक चीज का अगर दाम बढ़ता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी का दाम बढ़ रहा है, उस पर बहुत सारे उससे जितने भी चीज जुड़े हैं उसका दाम भी इंक्रीज होता है, दाम बढ़ता है। जैसे कि अभी अगर तेल का दाम लगभग 2 रुपया या 5 रुपया या 10 रुपया बढ़ गया, तो जब हम लोग जैसे कि टेम्पो वगैरह से जाते हैं तो 5 रुपया सीधे बढ़ाते हैं। तेल 2 रुपया बढ़ेगा, उनका भाड़ा 5 रुपया पर किलोमीटर बढ़ जाएगा, तो ऐसे बढ़ाते हैं, ठीक है।
तो जो सड़क और परिवहन मंत्रालय है वो भी बहुत ज़्यादा हमारे देश में रोड डेवलप कर रहा है, रोड बना रहा है। और जो नीतीश गडकरी जी हैं वो वो सड़क परिवहन क्या है, मंत्री है। और बात करेंगे रेल मंत्रालय के बारे में। भाई रेल मंत्रालय बहुत प्रमुख मंत्रालय है। जैसे कि रेल मंत्रालय में क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई नया रेल चलाना है, जैसे कोई नया ट्रेन इस यहाँ से लेकर वहाँ तक चलाना है, या नया कोई रेलवे स्टेशन का निर्माण करना है, या जैसे कि आप रेलवे 2 लाइन देखें उसे 4 लाइन बनाना है, तो उसमें पैसा लगेगा ना, पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो वो सरकार भी पैसा देगी, किसे, रेल मंत्रालय को पैसा देगी कि भैया आप इतना पैसा ले लीजिए और आप जो काम करना चाहते हैं वो काम करिए। अब वो सरकार के सामने रखेगा कि इस साल, आने वाले साल में हम कितना काम करेंगे और हम अपने रेल के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से सरकार को पैसा कितना कमा के दे सकते हैं। अब सरकार रेल मंत्रालय को पैसा दे ही नहीं रही है। कुछ सरकार वो जो रेल मंत्रालय वो अपना डेवलप ही नहीं कर पा रहा है, तो कहाँ सरकार का पैसा देगा। तो जब सरकार पैसा पहले रेल मंत्रालय पर खर्चा करेगी, डेवलप करेगी, 4 लाइन बनाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चलाएगी, ठीक है, इससे कई मालगाड़ी चला दी, तो मालगाड़ी में क्या होता है, सामान आता है जाता है, तो उससे भी सरकार के पास कहाँ आएगा, पैसा आएगा। जैसे कि 10 मान लीजिए बात बताते हैं कि इस साल 10 मालगाड़ी एक्स्ट्रा चला दिया गया, तो 10 मालगाड़ी में बहुत सारे सामान आएंगे जाएंगे प्रतिदिन, तो उससे जो पैसा जाएगा वो सरकार के पास ही जाएगा। तो सरकार का जो पैसा का रेवेन्यू है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, रेवेन्यू जो है। तो रेल मंत्रालय को जो पैसा सरकार ने दिया है 2.41 लाख करोड़ रुपया दिया है। रेल मंत्री आपको पता है अश्विनी वैष्णवी जी हैं। और जो गृह मंत्रालय जो कि हमारे अमित शाह हैं, उनको 1.96 लाख करोड़ रुपया मिला है। अब देखिए गृह मंत्री का कार्य क्या है, ये क्या करते हैं कि देश के आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि पुलिस हो गया, आंतरिक सुरक्षा जितने भी हैं उनका ध्यान रखते हैं कौन, गृह मंत्री। तो इनको भी डेवलप करने के लिए अच्छा खासा पैसा मिला है अमित शाह जी को। 4,22,000 करोड़ रुपया निकाल गए हैं कि लोगों को वेतन वगैरह देने के लिए, जैसे कि वेतन हो गया, कोई रिटायर हो गया तो पेंशन देने के लिए 4,22,000 करोड़ रुपया। और देखिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को भी एक अच्छा खासा पैसा दिया गया है। हमारे देश कृषि पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, किसानों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। जैसे कि कृषि के क्षेत्र में अत्याधुनिक मशीन लाना, अत्याधुनिक रूप से खेती करना, ठीक है, नए नए दवाइयों को लाना, क्योंकि जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो जो हमारा प्रोडक्शन है, जो पैदावार हो रहा है, उसकी मात्रा जो है क्या बढ़ाना पड़ेगा। तो कृषि विभाग का जो कृषि विभाग को, कृषि मंत्रालय को भारत में कृषि को बहुत ऊपर स्तर पर ले जाने के लिए, ठीक है। अब आपको पता है जो कृषि मंत्रालय का हमारे मंत्री हैं वो श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ठीक है। देखिए बात करते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय का। ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्य क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारत में 70% आबादी लगभग गाँव में रहती है। तो उन गाँवों को विकास के लिए, गाँव में नालियों का विकास, पंचायत भवनों का निकास, गाँव में लाइट वगैरह, ठीक है, गाँव में आरसीसी रोड का ढलैया जो होता है, बहुत सारी चीज़ें जो गाँव से रिलेटेड है। तो गाँव को विकास करने के लिए भी हमारी सरकार ने अच्छी खासी पैसा दी है। 1,35,944 करोड़ रुपया गाँव के विकास के लिए दिया गया है। देखिए जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं वो हैं गिरिराज सिंह जी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 8वां में, शिक्षा मंत्रालय को कितनी हमारी गवर्नमेंट ने पैसा दी है। तो शिक्षा मंत्रालय को जो हमारा सरकार है वो 1.12 लाख करोड़ रुपया दिया है। शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है, श्री धर्मेंद्र प्रधान। वो भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है। नए नए कॉलेज खोलना, स्कूल खोलना, ठीक है, शिक्षा संबंधी जितने भी कार्य हैं, ठीक है, लाइब्रेरी खोलना, ठीक है, लैब खोलना, तो उसके लिए भी सरकार बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रही है। चलिए बात कर लेते हैं कि सन 2023-24 में जो भारत सरकार है वो किन किन देशों का हेल्प कर रही है। हमारी जो सरकार है बहुत से जो आस पड़ोस के देश है उनको हेल्प कर रही है, कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर रही है। तो ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनको हमारी सरकार क्या कर रही है, पैसा दे रही है, दोस्ती के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रही है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर पर है भूटान को भारत सरकार ने सबसे ज़्यादा पैसा दिया है। 2,400 करोड़ रुपया भूटान सरकार को दिए, भूटान के लोगों को दिए। ये बात सुनकर बजट के बाद भूटान के लोग बहुत खुश हुए होंगे। फिर दूसरा नंबर पर नेपाल को हमारी भारत सरकार ने 550 करोड़ रुपया देने का वादा किया है अपने बजट से। मंगोलिया को भी देने का वादा किया है 460 करोड़ रुपया, मालदीव को 400 करोड़ रुपया और म्यांमार को भी 400 करोड़ रुपया। अफगानिस्तानियों को भी 200 करोड़ रुपया देने का हमारे बजट में से सरकार ने
बोला है। बांग्लादेश को भी 200 करोड़ रुपया और श्रीलंका को भी 150 करोड़ रुपया और मंगोलिया को भी 7 करोड़ रुपया हेल्प करने के लिए कहा है। देखिए, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे सामान हैं जिनके दाम घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं आने वाले समय में। तो लिथियम जो बैटरी होता है उनका दाम घट सकता है। तो लिथियम बैटरी का अगर दाम घटेगा तो उस बैटरी से चलने वाली जितनी भी डिवाइस हैं, जैसे कि जो मोटर वाला वो बैटरी वाला स्कूटी वगैरह आता है, खिलौना आते हैं, मोटरसाइकिल, ठीक है, मोबाइल फ़ोन हो गया, इन सभी को दाम कुछ न कुछ घट सकता है इस साल। और एक और बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर 7 लाख रुपए एक साल में पैसा कमा रहा है तो उसको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। सोना हो गया, चांदी, हीरा, प्लेटिनम, ये सारी चीज़ें महंगी होंगी, जो धातु की कुछ चीज़ें हैं। सिगरेट का कीमत भी बढ़ेगा, कैमरे का लेंस सस्ता होगा, ऐसे बहुत सारे और सामान हैं, आप PDF में भी देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।